दोस्तों नमस्कार। 1950 के दशक की बात रही होगी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने यहाँ मशहूर सिनेमाई अभिनेता दिलीप कुमार को नाश्ते पर इनवाइट करते हैं। दिलीप कुमार साहब, नेहरू और इंदिरा तीनों नाश्ता कर रहे होते हैं। इतने में इंदिरा गांधी कुछ बातें कहती हैं। इंदिरा गांधी कहती हैं कि मैं लंदन में जाती हूँ, पेरिस में जाती हूँ, वहाँ की फिल्में देखती हूँ तो वहाँ की फिल्में काफ़ी गहरी होती हैं, उनकी कहानियाँ बेहतर होती हैं, उनका क्राफ्ट बेहतर होता है, जबकि भारत की फिल्मों की कहानियाँ और क्राफ्ट बेहतर नहीं होता। दिलीप कुमार साहब और जवाहरलाल नेहरू दोनों ये बातें सुनते रहते हैं। तकरीबन 15 मिनट बाद दिलीप कुमार साहब मुस्कुराते हुए एक बात कहते हैं कि मोहतरमा माफ़ करिएगा, आपने जितनी भी बातें कही हैं वो हिंदुस्तानी में नहीं है। एक्चुअली इंदिरा गांधी जो भी बातें कह रही थी वो अंग्रेजी में कह रही थी और दिलीप कुमार साहब ने कटाक्ष करते हुए ये बात कही। कुछ देर दिलीप कुमार साहब रुके और दिलीप कुमार साहब ने कहा कि भारत में आज सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत में बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है, भारत में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत में उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है। आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो भारतीय सिनेमा भी बेहतर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मुस्कुराते हुए ये बातें सुन रहे थे। नेहरू जी ने दिलीप कुमार साहब से कहा कि आपने बहुत धैर्य और सलीके से उत्तर दिया है, मैं इतने धैर्य और सलीके से उत्तर ना देता। आज आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी को कोई अभिनेता ये बात कह सकता है या नहीं। दोस्तों, साहित्य और सिनेमा की गति बताती है कि सरकार कैसे काम कर रही है। साहित्य और सिनेमा की गति से देखेंगे, साहित्य और सिनेमा की आंखों से देखेंगे कि भारत में कैसी सिनेमा बनी और आज स्थिति कैसी है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो फिल्म है जिसका जिक्र करूंगा 1962 की फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम। इसमें जो एक्ट्रेस होती हैं मीना कुमारी, उनका पति लगातार दारू पीता है, अय्याश होता है और उस अय्याश का प्यार पाने के लिए मीना कुमारी भी दारू पीने लगती हैं, मदिरा पान करने लगती हैं। इसी दौरान उनको अपने नौकर भूतनाथ से प्रेम हो जाता है। भूतनाथ की भूमिका निभाते हैं गुरदत्त। गुरदत्त तथाकथित निचली जाति से बिलोंग करते हैं। ये पूरी फिल्म तथाकथित व्यवस्था की कलई खोल देती है। ये फिल्म भारत की सामाजिक सच्चाई को उजागर कर देती है। लेकिन इस फिल्म पर एक भी कैंची सेंसर बोर्ड की नहीं चलती। फिल्म रिलीज होती है, सुपरहिट होती है और भारत के लोग वाहवाही करते हैं। तब की सरकारें ऐसी थी। मैं दूसरी फिल्म की बात करूंगा। दूसरी फिल्म है 1974 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर, जिसमें एक जमींदार द्वारा एक दलित महिला के शोषण की कहानी है। इस फिल्म में भी तत्कालीन जाति व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी। बताया कि जाति आधारित शोषण भारत में कैसे विद्यमान। फिल्म पर भी सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चली और यह फिल्म भी काफी सुपरहिट साबित हुई और सरकार ने एक भी फिल्म में कट नहीं लगाया। सरकार ने इस फिल्म को रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि यह फिल्म डायरेक्टली सिस्टम पर वार कर रही थी। इसके बाद श्याम बेनेगल की फिल्म आती है निशांत 1975 में। इसमें एक स्कूल मास्टर और उसके पत्नी की कहानी है। स्कूल मास्टर का किरदार अदा करते हैं गिरीश कर्नाड और उनकी पत्नी के साथ कुछ जमींदारों ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसके बाद ये स्कूल मास्टर पूरे सिस्टम के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और पूरे सिस्टम की कलई खोल कर रख दी। इस फिल्म में भी प्रशासन और सिस्टम की कलई खोलते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात करिए, जिस निर्देशक की मैं बात कर रहा हूँ श्याम बेनेगल, कितने जाबाज तरीके से, साहस तरीके से वो अपनी फिल्में रख रहे थे और सरकार उसको रिलीज भी होने दे रही थी। सरकार उसको रोक लगाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। यानी सरकारी और सिस्टम की सच्चाई देश की जनता के सामने ला रहे थे। निर्देशक और सरकार कोई अड़ंगा नहीं डाल रही थी। ये दिखाता है कि तब की सरकारें कितनी लोकतांत्रिक थी और फिल्मों से, साहित्य से और कला से सरकारें डरती नहीं थी। इसके बाद 1980 में एक फिल्म आती है आक्रोश, जिसमें ओम पुरी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें आदिवासी की कहानी है, जिसमें एक लड़की उत्पीड़न के बाद कैसे शांत हो जाती है और कैसे सिस्टम से बदला लेती है। ओम पुरी को दिखाया गया है कि कैसे कुछ पैसे वाले लोग किस तरह से सिस्टम के साथ बंदरबाट करते हैं और आदिवासियों के साथ किस तरह से सिस्टम खेल करता है। इसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया कि जो हाई मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, जो पढ़ा लिखा तबका होता है, वो सरकार के चंपू बनकर, सरकार का दास बनकर कैसे दलित तबके का, आदिवासी तबके का और निचले तबके का फायदा उठाता है। ये फिल्म पूरी तरह से सिस्टम की कलई खोल कर रख देती है। ये फिल्म न केवल सिस्टम की कलई खोलती है बल्कि सामाजिक व्यवस्था पर कुठाराघात करती है। लेकिन फिर भी ये फिल्म रिलीज होती है और जोर शोर से जनता के बीच लोकप्रिय भी होती है। इसके बाद 1983 में एक फिल्म आती है अर्धसत्य, जिसमें ओम पुरी ने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। इसमें दिखाया जाता है कि एक सत्यवादी पुलिस ऑफिसर जो सत्य के साथ चलता है कैसे सिस्टम के द्वारा पिस जाता है। इसमें पुलिस विभाग की करप्शन को दिखाया गया है। इसमें राजनीति और पुलिस के गठजोड़ को दिखाया गया है। इसमें तत्कालीन सरकार, तत्कालीन प्रशासन को डायरेक्टली टारगेट किया गया है और ये बताया गया है कि पूरा सरकारी तंत्र भ्रष्ट है। उस दौरान पूरे देश में कांग्रेस की सरकार होती है। इसके बावजूद भी ये फिल्म रिलीज होती है और आज तक भी अगर पैरेलल सिनेमा की कोई बात करता है तो अर्धसत्य
पैरेलल सिनेमा का सिरमौर नजर आती है। इसके बाद एक फिल्म आती है जाने भी दो यारों। 1983 में दो फोटोग्राफर दोस्तों की कहानी होती है, जिसकी भूमिका निभाते हैं नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह और रवि बासवानी। दोनों फोटोग्राफर सिस्टम की कलई खोलते हैं, भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने की लगातार कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से सिस्टम आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ होता है। 1983 में आप समझिए इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती हैं, जिनको कि आप तानाशाह भी कहते हैं, जिनको आप 1975 की इमरजेंसी के लिए भी जानते हैं। लेकिन फिर भी जाने भी दो यारों फिल्म आती है, रिलीज होती है, दर्शक उसको अपना प्यार देते हैं। इसमें भी सिस्टम की कलई खोलते हुए दिखाया गया है। इसके बाद बैंडिट क्वीन आती है 1994 में, जिसमें फूलन देवी की दर्दनाक कहानी को निभाया है सीमा विश्वास ने। फिल्म में ऐसे ऐसे दृश्य हैं कि आप रो पड़ेंगे। फिल्म के कुछ दृश्यों को काटता है सेंसर बोर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। लेकिन फिल्म रिलीज होती है और भारत की सरकार इस फिल्म को रोकती नहीं है। ये फिल्म तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का दंश दिखाती है। ये फिल्म दिखाती है कि एक फूलन देवी जो दलित महिला होती है, किस तरह से सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक अवसाद का शिकार होकर कैसे वो सिस्टम से बदला लेने की कोशिश करती हैं। ये भी दिखाती हैं कि कैसे जमींदारी, कैसे सामंतवादी व्यवस्था कितना घटिया स्तर पर चली जाती है। आगे की कहानी आपको मालूम है, बहुत सारे दृश्यों का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारत इतना खूबसूरत देश रहा है जहां इस तरह की फिल्में बनी, इस तरह की फिल्में बनी और लोगों ने सराहा। वाटर जैसी फिल्में बनी, आप सोचिए, जिसमें होमोसेक्सुअल रिलेशन को दिखाने की बात की गई। इसके बाद 2003 में हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म आती है, जिसमें नक्सलाइट मूवमेंट को दिखाया जाता है, जिसमें के मेनन सिद्धार्थ तैयब जी का रोल प्ले करते हैं। इसमें नक्सलवाद को केवल विलेन के रूप में नहीं दिखाया जाता है। अक्सर आज की फिल्मों में आप देखेंगे तो नक्सलवादी प्रवृत्ति को केवल और केवल विलेन बताया जाता है, लेकिन इस फिल्म में तफसीस होती है कि किस तरह से नक्सलवादी मूवमेंट चला, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, बाद में वो भटक गया वो और बात है। लेकिन फिल्म इस बात की तफसीस करती है कि सामाजिक कुढ़न में, सामाजिक दुराव में, सुविधाओं के अभाव में, सामाजिक उत्पीड़न में कैसे कोई तबका खड़ा होता है, हथियार उठाता है, सिस्टम के विरुद्ध चला जाता है। इसका एक मैसेज ये भी है कि सिस्टम उस तरह कैपेबल नहीं है लोगों को संसाधन उपलब्ध करवाने में, लोगों को जीवन देने में, लोगों को आजीविका प्रदान करने में। इस तरह की फिल्मों से क्या पता चलता है? इस तरह की फिल्मों से पता चलता है कि फिल्में सामाजिक सच को सामने लाती हैं, फिल्में सरकार की सच्चाई को सामने लाती हैं, फिल्में दंश और उत्पीड़न को सामने लाती हैं। लेकिन आज कैसे फिल्में बन रही हैं, मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। आज बन रही है कश्मीर फाइल। कश्मीर, चलिए, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, हर कोई इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन जब फिल्म में प्रोपेगेंडा स्थापित करके आप फिल्म को हिंदू बनाम मुसलमान कर देते हैं, दिक्कत वहां से शुरू होती है। इसके अलावा केरला फाइल्स में किस तरह से मुसलमान को विलन ठहराने की कोशिश की जाती है, किस तरह से उसको अलग थलग करने की कोशिश की जाती है, सामाजिक रूप से नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है। चुनावों में फायदा लेने के लिए फिल्में बनाई गई और फिल्में प्रोपेगेंडा थी, ये निश्चित भी हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई बार इस तरह की फिल्मों का जिक्र किया है। और अब धुरंधर, जिसमें धुरंधर में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान दुश्मन देश है, उसके खिलाफ बात करिए, लेकिन पाकिस्तान की आड़ में इस देश के मुसलमानों के वजूद पर सवाल उठाने की हिमाकत कैसे कर रहे हैं आप? इस देश की मिट्टी में मुसलमानों और हिंदुओं का खून सना हुआ है, तब हिंदुस्तान आबाद है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन जब प्रोपेगेंडा के द्वारा आप फिल्मों में किसी खास कौम को विलन ठहराने की कोशिश करते हैं, समस्या वहां से है। जब आप किसी एक ग्रुप को हिंसक दिखाते हैं, एक ग्रुप को उत्पीड़ित दिखाते हैं, समस्या वहां से है। कोई कौम, कोई जाति, कोई मजहब में सब कोई खराब नहीं होता। कुछ लोग हर कौम, हर जाति, हर मजहब, हर देश में खराब होते हैं, लेकिन वो कौम, वो जाति, वो देश खराब नहीं होता। इस तरह वो प्रोपेगेंडा फिल्में जिनका बहिष्कार किया जाना चाहिए, ये सरकार उसको स्पॉन्सर कर रही है। क्या आपने 2014 के बाद से कोई फिल्म देखी है जिसमें सरकारी तंत्र पर सवाल उठाया गया हो? क्या आपने 2014 के बाद से कोई फिल्म देखी है जिसमें सरकार की आलोचना की गई हो? क्या आपने डीमोनेटाइजेशन पर फिल्म देखी? क्या आपने जीएसटी पर फिल्म देखी? लेकिन धुरंधर फिल्म बना के दिखा दिया गया कि नरेंद्र मोदी वन मैन आर्मी हैं और देश उन्हीं से है। 2014 में जाके हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। जो आज़ादी 1947 में मिली वो अधूरी आज़ादी थी, वो फर्जी आज़ादी थी। भारत आज़ाद होता है 2014 के साथ, जब नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही वो भूमंडल की रचना करते हैं, ब्रह्मांड की रचना करते हैं, सूर्य की रचना करते हैं, नदियों की रचना करते हैं, पहाड़ों की रचना करते हैं और हिंदुस्तान की रचना करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद इस तरह की फिल्में आजकल आपके सामने नजर आ रही हैं। इसलिए फिल्में सरकार का आईना होती हैं। फिल्में यह दिखाती हैं कि कैसे कोई सरकार काम कर रही है। अगर सरकार लोकतांत्रिक होगी तो फिल्में सरकार के खिलाफ भी बनेंगी, लेकिन अगर सरकार अलोकतांत्रिक होगी, तानाशाही की ओर जा रही होगी, तो फिल्में सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के समर्थन में बनेगी। आजकल कैसी फिल्में बन रही हैं
आप निर्णय लीजिएगा। और चैनल को सपोर्ट भी करिए। चैनल को QR कोड पे आप डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि इस यात्रा में आप हमारे सहभागी बने और हमारी यात्रा जारी रहे। नमस्कार।